बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। कई दिन गुजर गए, वो उसी तरह बंधा रहा। अलबत्ता वो लोग उसे खाने पीने के लिए पाबंदी से देते थे। फिर एक रात उन लोगों ने उसकी जंजीरें खोली और उसे लेकर चल पड़े। उन्होंने वही जरिए सफ़र एख्तियार किया और जिस जगह वो पहुंचे, यहाँ जुम्बल ने वैसे ही लोहे के उड़ने वाले परिंदे देखे जिन्हें कभी वो अपनी दुनिया में हैरत से देखता था। उस वक्त उसे उन्हें करीब से देखने का कितना शौक था, लेकिन आज उसे इस नई दुनिया की हर चीज़ से नफरत हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद की। उन लोगों ने इसका हाथ पकड़कर इसे एक आहनी परिंदे में बिठाया और फिर आहनी परिंदा आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जुम्बल ने आंखें खोली। आज उसने खुद भी आसमान में परवाज कर ली थी। काश इस पुरइसरार दुनिया के खालिक भी अच्छे इंसान होते। काश वो पत्थर के दौर के इंसानों की तरह वहशी ना होते। जंगलों की दुनिया तो इन तमाम चीज़ों से नाआशना है, लेकिन इतनी खूबसूरत इमारतें बनाने वाले, ऐसी आला चीज़ें बनाने वाले तो इस कदर अक्लमंद हैं, फिर ये इस कदर वहशी क्यों हैं? बिला वजह मैंने इतनी सदियां गुजार दी, फिर ये इस कदर वहशी क्यों हैं? फिर सुनाते संभाला वो परवास करता रहा और फिर एक बार फिर उसे ज़मीन पर उतरना पड़ा। अब उसने जिस दुनिया में सफ़र किया था वो जंगलों और पहाड़ों की दुनिया थी। वो समझ चुका था कि इन दोनों से इस नौजवान को इस रास्ते के बारे में मालूम हो चुका है। और जब एक तवील सफ़र तय करने के बाद वो एक खास इलाके में पहुंचा तो अचानक ही उसके दिल में एक अजीब सी टेस्ट सी उठी। उसने चीखते हुए कहा, हाँ, यही मेरी सरजमीन है, यही मेरा वतन है। वो देखो, वो जले हुए झोंपड़े। यहाँ से कुछ दूर पहाड़ों के उस तरफ ईला आबाद था। मैं तुम्हें ईला के रंगीन पत्थरों से भरी ज़मीन के बारे में बताऊं, चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँ। और वो उन लोगों को लेकर उस इलाके में पहुँच गया जहाँ कभी ईला आबाद था। जुम्बल का दिल गम से रो रहा था। वो हसीन दुनिया जिसके लिए उसने ये सारी बस्ती उजाड़ दी थी, उसे कुछ दिन भी तो रास ना आ सकी। अब तो इला में भी कुछ नहीं है। अब इसे जिंदा रहकर क्या करना है? उसके कदम नदी की जानिब उठने लगे। उस नदी की तह में बेशुमार रंगीन पत्थर बिखरे थे और जब उस नौजवान और उसके साथियों ने उन रंगीन पत्थरों को देखा तो वो खुशी से पागल हो गए। वो सब पानी में कूद पड़े और जुम्बल उस खूबसूरत दुनिया के बदसूरत लोगों को नफरत भरी निगाहों से देखने लगा। वो नदी की गहराइयों से पत्थर जमा करते रहे और जुम्बल वहां से आगे बढ़ गया। जमीन की वुसअतें तय होती जा रही थी। उसे अपनी दिल की वीरानी का शदीद एहसास हुआ और उसकी आंखों से आंसू उबल पड़े। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकली, कहाँ चलेगे तुम संभाला, कहाँ चलेगे तुम? आओ एक बार फिर मुझे पत्थर बना दो। सब कुछ खो दिया है मैंने इस नई दुनिया के खेल में। ये नई दुनिया खूबसूरत धोखा है। हम तो कबीलों के दुश्मन थे, एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे। नई दुनिया के सब लोग आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं। वो सिर्फ दौलत के पुजारी हैं, उनका माबूद दौलत है। मैं रंगीन पत्थरों के पुजारियों के दरमियान नहीं रह सकता। मुझे फिर से पत्थर बना लो। और उस वक्त उसे एक मध्यम आवाज सुनाई दी। वो आवाज जो बीना की थी, वो आवाज जो उसे पुकार रही थी। उसने उस आवाज को अपनी समात का वहम समझा, लेकिन बहुत दूर एक मध्यम सा साया उसकी जानिब चला आ रहा था। अजनबी दुनिया के अजनबी मेहमान वो बीना ही थी और मैं संभाला हूँ। मेरा इन सितारों की कहानी वही थी जो मैंने बताई, लेकिन ये बात भी सितारे मुझे बचा चुके थे कि नई दुनिया मुहज़्ज़ब वैश्यों की दुनिया होगी। जंगल और पहाड़ों के रहने वाले तो तहजीब से नाआशना होते हैं, लेकिन तहजीब से नाआशना होने वाले इन जंगल के बाशिंदों से कहीं ज्यादा वैशी। इल्म ने उन्हें अपने आप से नफरत दिला दी है। वो इस दुनिया को खत्म करने के मंसूबे बनाते रहते हैं, एटमी हथियारों की शक्ल में, ऐसी चीजों की शक्ल में जो इंसान को फना कर दे। जरा मुझे बताओ तो सही कि वो कौन सा जज्बा है जो इन्हें अपने जैसों से नफरत दिलाता है। जमीन की वुसअतें इनके लिए खुली हुई हैं। जमीन को आसमानों से महसूस नहीं की गई। वो कहीं भी आबाद होकर अपने जैसे इंसानों के लिए मोहब्बत की आगोश फैला दे। दुनिया को आतिशो आहन से खत्म करने की बजाय हसीन फूलों से सजा दें। मट्टी की तख्लीक जब मट्टी का वजूद पाएगी तो फले फूलेगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अपने लिए सिर्फ एक बेहतर जिंदगी का हसूल, एक दूसरे से मोहब्बत ही तो आसमानों की पुकार है। जमीन पर खिलने वाले खुशनुमा फूल अगर आग से नहीं बने हुए कि उन्हें छुओ तो हाथ जल जाए, वो तो खुशबू बखेरते हैं।
और यही तो एक इशारा है आसमानों थे। मोहब्बतें तकसीम करो, लेकिन नफरत के पुजारी नफरत कर रहे हैं एक दूसरे से। जुम्बल वो दुनिया देखना चाहता था तो मैंने उसे वो दुनिया दिखा दी, लेकिन मैं जानता था कि वो इस दुनिया में रह नहीं पाएगा। वो वापस आने की कोशिश करेगा, उसकी हस्ती खत्म हो चुकी है। इला के रहने वाले मुझसे भी नफरत करते थे, मैंने तो अपनी दुनिया ही अलग थलग बना ली थी। सो मैं इन गारों में आकर आबाद हो गया और बीना को भी अपने साथ ले आया। और मैंने एक वक्त का तयन किया और वो अमल जो मैंने जुम्बल के साथ किया था बीना के साथ भी किया, क्योंकि मैं जानता था कि मुस्तकबिल में जब जुम्बल अपनी दुनिया में वापस आएगा तो तन्हाई महसूस करेगा। और हमने एक अमल किया तो फिर बीना जुम्बल को मिल गई और हमने ये आगाज आबाद कर लिए। अब जब ये जिंदगी पाते हैं तो इन पहाड़ों में मोहब्बत के नगमे गाते फिरते हैं और मैं इन्हें मोहब्बत की निगाह से देखता हूँ। लेकिन हम लोगों के लिए एक बेहतर तरीका यह है कि हम कुछ वक्त के लिए पथरा जाएं ताकि हमारी उम्र में इजाफा होता रहे। तो पत्थर के ये दोनों मुजस्मे अब मुजस्मे नहीं बल्कि जिंदा हैं। हाँ, लेकिन ताज्जुब नहीं होता इस बात पर। तुम्हें ताज्जुब होता है? हाँ, न जाने क्यों मुझे यकीन नहीं आता। तो तुम देखो, मुझे देखो और यकीन करो, संभाला ने कहा और अचानक उसने आंखें बंद की। फिजा में एक अजीब सी सनसनाहट उभरी और पराता ने हैरानी से देखा कि संभाला का बदन भी पथरा गया है। वाकई अब उस कार में 3 पत्थरों के मुजस्मे मौजूद थे। पराता ने उसे छूकर देखा, लेकिन उसी वक्त न जाने क्यों उसके वजूद को एक शदीद झटका सा लगा। उसे यूं महसूस हुआ कि गार हिल रहा हो। एक अजीब दहशतनाक माहौल और दहशतनाक आवाज, धमाके और खौफनाक सूरत हाल। पराता काम कर रह गया। ये सूरत हाल उसकी समझ में नहीं आ रही थी। न जाने क्या हो रहा था, और जो हो रहा था वो आखिरकार सामने आ गया। उसने अपने आप को एक चौकोर बक्स में बंद पाया और ये बक्स टेरा मेरा एक तरफ पड़ा था। बाहर बहुत से कदमों की आवाजें सुनाई दे रही थी, चीहो पुकार हो रही थी, लोग एक दूसरे से कुछ कह रहे थे। फिर कोई उस बक्स के पास आया, उस बक्स को बजाकर देखा। पराता ने एक आवाज सुनी, इसमें क्या है? खोलो, देखो, ये इसका दरवाजा है। मगर जनाब, मैं कहता हूँ खोलो, किसी ने कहा और चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुल गया। वो लोग उसे देखकर एकदम पीछे हट गए। सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था जिसके हाथ में एक बड़ी सी लकड़ी दबी हुई थी। उसने गौर से पराता को देखा और फिर तंजिया अल्फाज में बोला, बाहर तशरीफ ले आइए जनाब, आपके मिल जाने से जिंदगी बढ़ गई हमारी। पराता खामोशी से बाहर निकल आया और पुलिस ऑफिसर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। फिर बोला, आपकी तारीफ। पराता ने हैरानगी से चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ मुंह से ना बोला। चलो, इसको गाड़ी में बिठाया। प्रोफेसर गाजी की लेबॉर्ट्री की तबाही के बारे में ये हमें सब कुछ बताएगा। पराता को यह सुनकर अफसोस हुआ कि प्रोफेसर गाजी की लेबॉर्ट्री तबाह हो गई। वो लोग इसे गाड़ी में बिठाकर थाने की इमारत में ले गए और बाद में उनसे तफसीलात मालूम हुई। अब इस दुनिया से इस कदर वाकफियत हासिल जरूर हो गई थी उसे की सूरत हाल को समझ सके। किसी वजह से प्रोफेसर की लेबॉर्ट्री तबाह हो गई और चूंकि वो उस लेबॉर्ट्री के तहत माजी में सफर कर रहा था, लेबॉर्ट्री की तबाही के साथ साथ सारे सिलसिले खत्म हो गए और उसे अपनी दुनिया में वापिस आना पड़ा। ये था असल वाकया। लेकिन उन लोगों ने न जाने क्यों इसे बंद कर लिया है। फिर काफी देर तक उसे एक जगह बैठे रहना पड़ा। उसके बाद पुलिस ऑफिसर उसके पास आया। हाँ, अब तुम अपना नाम पता बताओ और ये बताओ कि वहाँ उस लेबॉर्ट्री में तुम क्या कर रहे थे। मेरा नाम पराता है। मरीख के रहने वाले हो? नहीं, मैं अशमोला में रहता था। ये कौन सी बस्ती है? जोग्राफिये में किस तरफ है वो? मैं नहीं जानता। जोग्राफिया तो जानते हो? नहीं। फिर क्या जानते हो? कुछ नहीं। शक्ल से मासूम लगते हो। प्रोफेसर गाजी की लेबॉर्ट्री में तुम क्या कर रहे थे? पता नहीं। अच्छा, गोया थोड़ी सी मार खाने के बाद जुबान खोलोगे। ये तुम्हारा हक है, खाने पीने की चीज खानी ही चाहिए। चलो ऐसा करो, अभी तो इसे बंद करो, लॉकअप में पहुंचा दो। थोड़ी देर के बाद जरा इससे बातचीत करेंगे। और फिर पराता को लॉकअप में पहुंचा दिया गया। लॉकअप में 2 अजीबो गरीब शक्लों के अफराद और भी मौजूद थे। पराता की समझ में कोई बात नहीं आ रही थी, बस इतना अंदाजा हो गया था कि उसे किसी वजह से प्रोफेसर की ये तजुर्बागाह तबाह हो गई है और उस तबाही की वजह से वो माजी से हाल में पलट आया है। पता नहीं प्रोफेसर गाजी का क्या हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस तजुर्बागाह के साथ ही खत्म हो गया। बहरहाल वो दोनों अफराद जो वहां बैठे थे उसे देखते रहे। बहुत देर उसी तरह गुजर गई। तब उनमें से एक ने अपनी जगह छोड़ी। वो पराता के करीब आकर बैठ गया। अरे भाई, अरे तू क्या कर रहा है? डाकू चोर है? किसी को मार डाला है क्या? हुआ क्या है? क्या किया है तूने? न डाकू हूँ, न चोर हूँ, न किसी को मारा है मैंने। बस एक मुसीबत ज़दा हूँ। हारे भाई, मुसीबत जब आती है तो कहकर नहीं आती, बस आ जाती है और इंसान को भुगतनी पड़ती है। तुम लोगों को क्या हुआ है? बस समझ ले, तकदीर का फेल है। क्यों, क्या हुआ? अरे
भैया निकले थे किसी काम से, तकदीर की खराबी हो गई, लेने के देने पड़ गए। एक जगह सांपू का खेल दिखा रहे थे, एक नया नाग पकड़ा था, हमने छूट गया और एक लड़के को काट लिया। बड़े आदमी का बेटा था, बस समझ लो मुसीबत आनी थी। अब हम ला कह रहे हैं उनसे कि भाई हमें कोशिश कर लेने दो, हो सकता है बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाए। पर पता ये चला कि वो लड़का मर गया है। अरे भैया, काटा तो सांप ने था, हमने उसे कैसे बचा सकते हैं। पराता ने हैरानी से उन दोनों को देखा और उसे याद आया कि इस शक्लो सूरत के लोग सपेरे होते हैं, सांपू को पकड़कर बंद रखने वाले और उन्हें पालने वाले। उसने उन दोनों के चेहरे को देखा, परेशानी से निडाल हो रहे थे। अचानक ही उसे कुछ ख्याल आया। उसने पूछा, लड़का मर चुका है? वो लोग यही कहते हैं, मार देंगे ससुरे को, सांप के जहर का शिकार हो गया है, डॉक्टर तो यही कहेंगे। पर जहर उसके बदन से निकाल लिया जाए तो शायद वो ठीक हो जाए। तुम लोग कोशिश नहीं करते? मतलब ये है कि सूरत हाल वही हो जाती है, यानी कि अगर तुम चाहो तो उसे बचा सकते हो, मगर डॉक्टर्स ने कह दिया है कि वो मर चुका है और फिर हमें यहाँ बंद कर दिया गया। तुम लोग कोशिश करो, बात करो थानेदार से, उसे कहो कि हमें छोड़ दे, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, बल्कि तुम ऐसा करो। अच्छा ठीक है, अब तुम्हारी दुनिया के लोगों को मैं भी समझ चुका हूँ, मैं बात करता हूँ, तुम जरा किसी को बुलाओ। पराता के अंदर एक हिम्मत सी उभर आई थी और सुपेरे उसे देख रहे थे। फिर उनमें से एक ने सलाहों वाले दरवाजे के पास जाकर दरवाजा पीटते हुए कहा, हम थानेदार से बात करना चाहते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें बाहर निकाल लिया गया और थानेदार के सामने ले आया गया। पराता लॉकअप में ही बंद था। थानेदार खुद थोड़ी देर के बाद वापस आया था। उसने पराता को देखते हुए कहा, क्या कहता है तू, सांप का जहर उतार देगा? हाँ साहिब, अब मुझे एक बार वहां ले चलो, आप देखना मैं क्या काम करता हूँ, पराता ने कहा और थानेदार कुछ सोचने लगा। फिर बोला, मगर तू इस मामले में क्या जानता है? जो कुछ भी जानता हूँ साहिब, आप देख लें, अगर वो लोग उसे दफन कर देंगे तो फिर भला कोई क्या कर सकता है। थानेदार की समझ में कोई बात आ गई थी। उसने कहा, अच्छा तो मैं टेलीफोन करता हूँ। फिर कोई आधे घंटे के बाद कुछ अफराद एक बहुत बड़ी गाड़ी में आए। दोनों स्पेरों को और पराता को वहां से निकाल लिया गया और लोग उसे लेकर चल पड़े। पराता अब किसी कदर पुरएतमाद नजर आ रहा था। उसे यूं लग रहा था कि जैसे उस जानी पहचानी दुनिया में बहरहाल वो थोड़ा सा मकाम बना लेगा। पहली बात तो जुम्मल की कहानी थी जिसने पराता को एक एतमाद बख्शा था। बेशक बड़ी दुनिया के बड़े लोग, ये कहानी तो खुद पर पराता ही महसूस हुई थी। अम्बीना के साथ नई दुनिया देखने निकला था। 1000 साल पूरे होने के बाद जून बदली थी उसने, लेकिन नई दुनिया में आने के बाद ऐसी जून बदल रही थी कि मजा ही आ गया था। गाड़ी दौड़ रही थी, जो लोग उन्हें लेने के लिए आए थे वो बहुत गमजदा नजर आ रहे थे। यकीनी तौर पर उस बच्चे के रिश्तेदार होंगे। बहरहाल पराता सोच रहा था कि अब एक नई जिंदगी का आगाज हो रहा है। देखो अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है। उधर दोनों सपेरे सोच रहे थे कि देखो क्या होता है। फंस गए थे बुरी तरह। दादा पोता थे, दोनों अपनी आबादी को छोड़कर, अपने कबीले को छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में निकले थे। लेकिन नागाहनी ऐसे आती है, यहाँ आकर फंस गए थे। हादसे तो हादसे ही होते हैं। वो लड़का भी तो नाक को छेड़ रहा था। अब ये अलग बात है कि इसमें उनसे थोड़ी सी गलती हो गई थी। बहरहाल गाड़ी चलती रही और फिर जिस शानदार मकान में वो दाखिल हुए वो देखने से ताल्लुक रखता था। उस मकान के मालिक मिर्जा मुकद्दस थे, एक बहुत बड़े सनतकार। करोड़ों की जायदाद थी जिसका तन्हा वारिस उनका ये बेटा था जो कि सांप का शिकार हो गया था। घर में कोहराम मचा हुआ था। लड़के की मौत वाकई हो चुकी थी। डॉक्टर ने इस बात की तस्दीक कर दी थी। तदफीन की तैयारी हो रही थी। गुस्ल दे दिया गया था। लड़की की मैयत एक कमरे में रखी हुई थी। चारों तरफ शोर मचा हुआ था और औरतें रो रही थी, मर्द भी रो रहे थे। खुद मिर्जा मुकद्दस धारे मार रहे थे और कह रहे थे कि अब इनकी इन तमाम मेहनतों का वारिस कौन होगा। पुलिस डिपार्टमेंट से फोन आया था और कुछ लोग वहां दौड़े चले गए, लेकिन बकिया अफराद बुरी तरह नाराज थे। एक डॉक्टर साहिब जो फैमिली डॉक्टर थे दूसरे से कह रहे थे, बात असल में यह है कि मैं भी एतराज नहीं कर सकता। मैयत को जितनी जल्दी दफना दिया जाए अच्छा होता है, और फिर शाम का काटा हुआ लाश ऐसे गड़सर जाएगी कि उठाने वाले उठा नहीं सकेंगे। मिर्जा साहिब बिला वजह तोहमात में पड़े हुए हैं। भला मुर्दे कभी जिंदा होते हैं? तभी तौर पर बच्चा मर चुका है और ये लोग तमाशा कर रहे हैं। बात असल में ये है, डॉक्टर साहिब के वालिदैन के दिल बड़े नाजुक होते हैं। कहीं से कोई बेवकूफ़ी की इतला मिल गई है और ये लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं। लीजिए, शायद वो आ गए। मचमा छट गया। जो लोग सपेरों को लेने गए थे वो वापिस आए थे। पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी भी आई थी जिसमें इंस्पेक्टर मौजूद था। उसके चेहरे पर भी बस ऐसे ही आसार नजर आ रहे थे। भला आज की दुनिया में कौन इस बात पर यकीन करता है कि मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं? ये सांप ने अगर किसी नौजवान लड़के को काटा है तो कोई दूसरा सांप उसे ठीक भी कर सकता है।
जबकि तिबी तौर पर लड़के को मुर्दा करार दे दिया गया। डॉक्टर उसकी मौत का सर्टिफिकेट जारी करने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद तमाम तमाशा हो रहा था। बहरहाल लोगों को तो तमाशा पसंद होता है। दोनों सपेरों को नीचे उतारा गया। उसके बाद पराता को। किसी को ये खास अंदाजा नहीं हो रहा था कि आम सी बात थी, लेकिन हकीकतों को कौन जान सकता है। मिर्जा मुकद्दस आगे आए। उन्होंने सपेरे से कहा, मैं तुम दोनों को सजाए मौत दिलवाए बगैर नहीं रहूंगा। ये मेरा अज़म है। तुमने मेरे घर का चिराग गुल किया। दोनों सपेरे हाथ जोड़ जोड़कर उसके कदमों में गिर गए। साहिब जी, जिंदगी लेना देना तो अल्लाह का काम है। साहिब जी, आप हमें माफ कर दो। सारी गलती हमारी नहीं थी। हम तो 2 पैसे कमाने के लिए खेल तमाशा दिखा रहे थे। आपके साहिबजादे, खबरदार, अपने नापाक मुंह से मेरे बच्चे का नाम ना लेना जालिमो। खत्म कर दिया तुमने मेरे बच्चे को। साहिब जी, आपका जो दिल चाहे कर लो। हम भला किसी के दुश्मन थोड़ी होते हैं। और फिर हम जैसे लोग, हम तो साहिब जी खुद अपने हालात का शिकार हैं। आपकी मर्जी है जी। अगर मौत इस तरह लिखी है तो मर जाएंगे, और क्या होगा। आप क्या कर रहे हो ये बताओ। वो साहिब जी, ये भैया जो है ना, ये कहता है कि आपके बेटे का इलाज कर देगा, बाकी बातें ये बताएगा। पराता, जो अब यहाँ के माहौल को अच्छी तरह समझ गया था, बोला, लड़के की लाश कहाँ है? पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो? हकीम हो, डॉक्टर हो, जादूगर हो, दरवेश हो, या कौन हो? मैं पराता हूँ, सिर्फ पराता। ये क्या होता है? किसी ने कहा। अगर तुम लोग ये बातें करना चाहते हो तो पहले दिल भर कर मुझे अपने सामने बिठाओ और अपनी पसंद की बातें करो। उसके बाद मुझे उस मैयत के पास ले चलो। ठीक है, मगर तुम करोगे क्या? बस जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा। सपेरे इस मौके से फायदा उठाने लगे। बात तो ये है कि हम तो बीन बचाएंगे और उस नाग को बुलाएंगे जिसने आपके बेटे को काटा है, मगर वो तो मार दिया गया था। वो जी, और भी नाग होते हैं। ये जरा जादू मंत्र की बातें हैं। पराता ने कोई जवाब नहीं दिया। मिर्जा ने कुछ सोचा। लोग अब भी उन सारी बातों को बुरा बुरा कह रहे थे, लेकिन मिर्जा ने पराता को साथ लिया और उस कमरे में पहुंच गया जहां मैयत रखी थी। औरतें धारे मार रही थी। मिर्जा मुकद्दस ने कहा, तुम सब लोग बाहर निकल जाओ और यहाँ से दूर चले जाओ। खबरदार, कोई भी औरत यहाँ करीब ना आए। आखिरकार तमाम औरतों को वहां से हटा दिया गया। कमरे में सिर्फ लड़के की लाश रह गई। मिर्जा मुकद्दस और चंद अफराद यहाँ मौजूद थे। पुलिस भी साथ खड़ी थी। आप सब लोग थोड़ी देर के लिए इस कमरे को छोड़ सकते हैं। तुम क्या करोगे? इंस्पेक्टर ने कहा, लेकिन मिर्जा ने फौरन ही दखल दिया। अगर वो कुछ करना चाहता है तो करने दीजिए इंस्पेक्टर साहिब। कितनी देर में तुम फारिग हो जाओगे? बस थोड़ी देर में। जब दरवाजा बजाऊंगा तो आप दरवाजा खोल दीजिएगा। क्यों, आप क्या कहते हैं? मियाँ, बच्चा तो अब दुनिया में है नहीं। ये जो कहता है करने दीजिए, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। मिर्जा मुकद्दस बोले और वो सब लोग कमरे से बाहर निकल आए तो पराता ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया। अब वो लड़के के करीब पहुंच गया। वो खूबसूरत सा नौजवान लड़का था। नीला रंग था। वो जख्म का निशान नजर आ रहा था जहां से सांप ने जहर अंदर दाखिल किया था। 1000 साल की ज्यादा उम्र का सांप, जिसके सामने कोई भी सांप नहीं टिक सकता था। पराता ने इधर उधर देखकर सारे रहने बंद कर दिए जहां से बाहर से कोई अंदर झांक सकता था। उसके बाद वो अपनी चून बदलने लगा। थोड़ी देर के बाद एक इंतहाई लंबा चौड़ा जहरीला सांप वहां नजर आ रहा था। उसने लड़के के जख्म पर मुंह रखा। उसके बाद आन की आन लड़के के जिस्म का सारा खून उसके बदन में मुंतकिल हो गया। ये कोई ऐसी बात नहीं थी, मामूली सी बात थी पराता के लिए। उसने खून में से जहर चूसकर बाकी खून उसी जख्म के रास्ते लड़के के जिस्म में मुंतकिल कर दिया। वो एक साफो शफाफ खून था और थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा। उसके बाद उसने अपनी शख्सियत को फिर बदलना शुरू किया और देखते ही देखते वो एक बार फिर इंसान के रूप में आ गया। लेकिन अब लड़के के बदन में खून की सुर्खी दौड़ने लगी। उसका नीला पड़ा हुआ चेहरा, नीले पड़े हुए दांत आहिस्ता आहिस्ता गुलाबी होते जा रहे थे। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। थोड़ी देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता लड़के के बदन में जुम्बश होने लगी। पराता उसके पास मौजूद था। बाहर बहुत सी आवाजें सुनाई दे रही थी। लोग सोच रहे थे कि पता नहीं क्या सूरत हाल है। मिर्जा भी इंतजार कर रहा था। चंद लम्हों के बाद लड़के ने कराती हुई आवाज में कहा, अब्बू, अम्मी, बाजी, कहाँ गए आप सब लोग? पराता के दिल में हमदर्दी जाग उठी। सारी बात अब अपनी जगह, लेकिन बहरहाल इंसान के अब सामने था जो मौत से जिंदगी की तरफ वापस आया था। वो लड़के के करीब पहुंच गया। उसने कहा, कैसे हो तुम? ठीक हूँ, बाकी लोग कहाँ हैं? आओ मेरे साथ बाहर चलो। पराता ने उसे अपने हाथ का सहारा पेश किया तो वो उसके हाथ का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। पराता उसे साथ लिए हुए दरवाजे की जाने बढ़ा। बाहर दोनों सपेरे मस्ती में आकर बीन बचा रहे थे। वो भी अपनी जिंदगी चाहते थे। अगर किसी तरह लड़का ठीक हो जाता तो उन्हें भी जिंदगी की नवीद मिल सकती थी। बहरहाल सारी बातें अपनी जगह, जिंदगी किसको प्यारी नहीं होती। दरवाजा खुला और जब पराता नौजवान लड़के के साथ बाहर निकला तो ऐसी खामोशी तारी हो गई कि देखने वालों को यकीन न आए।
सबके सब लड़के को पराता के साथ देखकर पथरा गए। वो डॉक्टर साहिब भी। अलबत्ता दोनों सपेरे मुसलसल बीन बजा रहे थे क्योंकि उनका रुख दरवाजे की जानिब नहीं था। बीन की आवाज सुनकर पराता को अपने वजूद में एक हल्की सी लड़खड़ाहट का एहसास हुआ। वो खुद को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन बीन की आवाज पर झूमना उसकी फितरत थी। दोनों सपेरों ने बीन बजाते बजाते रुख बदला, फिर उनकी निगाहें भी पराता और उसके साथ खड़े लड़के पर पड़ी। कभी कभी हैरानी के दौरे ऐसे पड़ते हैं कि उनका रद्देमल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। सपेरों पर जो हैरत तारी हुई वो बीन पर से होंठ हटाना ही भूल गई और बीन की आवाज तेज से तेजतर होती चली गई। लेकिन इससे पराता के अंदाज में लग्जिश पैदा होती जा रही थी और वो अजीब से अंदाज में झूमने लगा। वो तो शुक्र था कि मिर्जा मुकद्दस ने एक तेज चीख मारी और वो दौड़कर बेटे से लिपट गया और उसके साथ ही शोर की आवाजें बुलंद हुई। लोग शिद्दत हैरत से गुम रह गए और एक दूसरे से सूरत हाल मालूम करने लगे। सपेरों की बीन भी बंद हो गई। वो दूसरों से हटकर गहरी निगाहों से पराता का जायजा ले रहे थे। उनकी निगाहों में अजीब सी कैफियत थी। लड़के को हाथों हाथ लिया गया। मिर्जा मुकद्दस उसे दीवानों की तरह चूम रहा था। औरतें भी शिद्दत जोश में बाहर निकल आई और सारी पर्दादारी खत्म हो गई। बात ही ऐसी थी, बहुत देर तक ये हंगामा आराई जारी रही। सपेरे एक सिमत बैठ गए। पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था और मिर्जा मुकद्दस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहा। पराता खुद एक तरफ दीवार से टिककर खड़ा हो गया और दोनों सपेरे उसे मुसलसल घूरे जा रहे थे। फिर बहुत देर के बाद मिर्जा मुकद्दस को होश आया। उसने पराता के करीब पहुंचकर कहा, नौजवान, तुम जो कोई भी हो उसके बारे में बाद में मालूम करेगा। पहले मैं खलूसी दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तुमने एक खानदान को बचा लिया। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आप इसका इनाम पुलिस स्टेशन भिजवा दीजिए। मिर्जा साहिब, हम उसे ले जा रहे हैं। मगर क्यों? कहाँ? आप भूल गए कि एक मुजरिम है और एक बहुत बड़े जुर्म में इसे गिरफ्तार किया गया है। अरे ये तो बहुत अफसोस की बात है कि हमारा मोहसिन थाने में हो। ये कैसे हो सकता है? अगर कोई गुंजाइश निकाल सकते हैं तो बराहे करम हमारी वजह से निकाल दीजिए। आप सही फरमा रहे हैं मिर्जा साहिब। इसने वाकई जो कारनामा किया वो बेमिसाल है, लेकिन इसके बावजूद ये कानून का मुजरिम है। और वो सपेरे? नहीं, उनकी अब जरूरत नहीं, क्योंकि आपका बच्चा अब जिंदा सलामत है। उन्हें वार्निंग देकर छोड़ देता हूँ कि आइंदा अपने सांबू का ख्याल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये बात जहन में रखिए, मैं जल्द आपके पास पहुंचूंगा और इस लड़के की जमानत का बंदोबस्त करूंगा। आप अपने कागजात वगैरह तैयार रखिए। आप मुझे गाइड करेंगे कि मैं कैसे इसे महफूज रख सकता हूँ। जी बेहतर। वैसे आप इसका इनाम थाने में भिजवा दीजिएगा। इंस्पेक्टर जानता था कि इस इनाम में इसका हिस्सा कैसे हो सकता है। बहरहाल थोड़ी देर के बाद उन्होंने पराता को गाड़ी में बिठाया और वहां से ले चले। पराता को एक बार फिर लॉकअप में बंद कर दिया गया। दोनों सपेरों की बेशक जान छूट गई, लेकिन उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखकर वो दंग रह गए। मिर्जा मुकद्दस के हाथ से जो इन्हें इनाम मिला उसे लेकर वो वहां से निकल आए। दोनों ही ने वो बात महसूस की जो पराता की शख्सियत के मुतालिक एक अजीब से तस्वुर को जन्म देती थी। बहरहाल वो दोनों एक ऐसी जगह पर बैठ गए जो सुनसान थी और उसके बाद नौजवान सपेरे ने कहा, दाऊद, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? पोते, अगर तू भी वही सोच रहा है तो इसका मतलब है कि मैंने आज तक तुझ पर जो मेहनत की वो बिल्कुल ठीक है। मगर दादू, अकल खराब हो जा रही है। मेरी तो हो चुकी है, बूढ़े सपेरे ने कहा। दादू, जरा गौर करो, क्या तुम्हारे ख्याल में वो इंसान नहीं था? पोते, जहां तक मेरा तजुर्बा काम करता है वो इच्छादारी है। देख, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि उसने बड़े इत्मीनान से उसका जहर चूसा, उसे ठीक करके बाहर ले आया। दूसरी बात यह कि बीन सुनकर उसकी हालत खराब होती जा रही थी और अगर थोड़ी देर और बीन ना रुकती तो वो बीन की आवाज़ पर खेलने लगता। हाँ दादू, यही मैंने महसूस किया था। मगर क्या? मतलब तो ये हुआ दादू कि जो कहानी है वो सच्ची साबित हो रही है। ऐसी बातें नहीं करते। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था दादू कि आज तक तो ये कहानी सुनते ही आए हैं कि 1000 साल की उम्र पाने के बाद इच्छादारी अपनी मर्जी का रूप धार लेता है, पर देखा पहली बार है। देख, अगर इच्छादारी हमारे हाथ लग जाए तो हम सपेरू की दुनिया में बादशाह बन सकते हैं। मामूली बात नहीं होती। सारे के सारे हमारे कदमों में बिछाएंगे। इच्छादारी शाम का नजर आना ही किसी सपेरे के जीवन में बहुत बड़ी बात होती है और अगर वो हासिल हो जाए, अरे बाप रे बाप, पड़खों से ये सारी कहानियां सुनते आ रहे थे। ये अगर बात सच है तो बड़ी बात है भैया, बहुत बड़ी बात है। अब बताओ क्या करें? पोते, एक बात समझ में आ रही है। वो क्या? वो उसे थाने ले गए हैं। हाँ, और अगर वो इच्छादारी है तो भला थाने वाले उसे क्या कैद रख सकेंगे? अपनी पसंद से जब तक उसका दिल चाहेगा वहां रहेगा और फिर वहां से निकल भागेगा। बिल्कुल ठीक कहते हो।
अब हमारी पकड़ धकड़ तो कुछ होगी नहीं, थाने के आसपास कोई जगह देकर वहीं डेरा जमा देते हैं। जैसे ही वो निकलेगा उस पर हाथ डालने की कोशिश करेंगे। ये बात तो हम जानते हैं कि सांप कैसे रास्ता इख्तियार करता है, और अगर वो जमीन के नीचे निकल गया, अब ये तकदीर का खेल होगा। तो फिर क्या ख्याल है? कुछ नहीं। अब जबकि तेरे मन में वही बात आती है जो मेरे मन में, तो फिर ऐसा करते हैं, थाने के आसपास चलकर डेरा जमाते हैं। दादा पोता वहां से चल पड़े। मिर्जा मुकद्दर ने अच्छी खासी रकम इनाम में दी। मुसीबत से बच भी गए थे। रास्ते में दादू ने कहा, पोते एक बात बताऊं तुझे? हाँ दादू बताओ। बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं कि इच्छादारी का नजर आ जाना ही तकदीर की बात होती है, और इशारे मिल रहे हैं। तुम देखो, वो हमें थाने में नजर आया, थाने से निकलकर गए। अगर लड़का मर जाता तो कौन जाने हमें कितनी बड़ी सजा होती। थाने से निकलकर उस कोठी में पहुंचे, वहां पर हमारी जान बची, इनाम मिला। ये सब बुजुर्गों की बातों की तस्दीक करती है। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक कहते हो। बस तो समझ ले कि तकदीर साथ दे रही है। थाने की इमारत के पास पहुंचकर दोनों सपेरे चौड़ी छिपे चारों तरफ का जायजा लेते रहे। तेज निगाह थी। बड़े गेट के सामने बैठने के बजाय पिछले दरवाजे की एक टूटी फूटी दीवार के साथ उन्होंने डेरा जमाया कि यहाँ से कोई उनके जाने मुतवज्जे नहीं हो सकता था, और वो अपने तौर पर इंतजार भी कर सकते थे। पोते ने कहा, दादू कहीं ऐसा न हो कि वो बड़े गेट से निकल जाए। देखो पोते, इच्छादारी है तो बड़े गेट से नहीं निकलेगा। अकल होगी उसके पास, वरना जब तक मर्जी आए बैठा रहे, कुछ नहीं मिलेगा। क्या समझे? दोनों अब इस बात पर मुतमिन हो गए और गेट से फासले पर जा बैठे। बहरहाल इंसान तो गाता है, बाकी सारी बात की होती है। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस की अपनी कुछ जिम्मेदारियां थी, लेकिन अगर मिर्जा ज्यादा कोशिश करता और अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करता तो वहीं अपने घर में ही पराता को पुलिस की चुंगल से आजाद करा सकता था, क्योंकि बहरहाल पराता पर कोई बाकायदा जुर्म आयद नहीं हुआ था और उसकी तस्दीक नहीं हो सकती थी। असल में इंस्पेक्टर के जहन में ये बात थी कि जो इनाम पराता को मिलेगा उसमें इसका अपना हिस्सा भी बन जाएगा। बाकी तो सारी चीजें अपनी जगह थी। कानूनी मामलात को तो दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता था। चुनाचे वो इंतजार करता रहा। पराता को फिर से लॉकअप में बंद किया गया और पराता बड़ी कोफत महसूस कर रहा था। भला ये भी कोई जगह है जहां वक्त गुजारा जाए। रह रहकर उसे जंबल की कहानी याद आ रही थी। बिल्कुल उसी की कहानी थी। वो बेचारा भी सदियों इंतजार करके नई दुनिया में आया और यहाँ से अपने लिए गमों के पहाड़ ले गया। पराता भी अमीना के साथ मिलकर इस नई दुनिया के ख्वाब देखे थे और अपनी जून बदलकर ये सोचा था कि नई दुनिया में एक मकाम बनाए, एक ऐसा मकाम जो उसे खुशियां बख्शे। लेकिन नई दुनिया की नहुसत ने सबसे पहले उससे उसकी बीना को छीन लिया और वो अम्बीना के लिए सख्त दिल बर्दाश्ता था। और अब वो जिन मराहिल से गुजरकर यहाँ तक पहुंचा था उनमें उसके सामने सिर्फ एक ही तलब थी, और वो तलब ये थी कि अम्बीना मिल जाए तो वो अशमूला की जानिब चल पड़े। बहुत ही बेकार है ये दुनिया, कुछ भी नहीं है यहाँ। काफी वक्त गुजर गया। इंस्पेक्टर भी इंतजार करता रहा, लेकिन मिर्जा के बेटे की नई जिंदगी मिली थी। बहुत कम लोग अपने दिमाग पर काबू पा सकते हैं। इंसान में यही एक खराबी है, बड़े बड़े एहसान को वो भूल जाता है। मिर्जा मुकद्दस बेटे की खुशी में उस तरह बदमस्त हुआ कि पराता को भूल गया। उसे याद नहीं रहा कि उसने अपने मोहसिन को थाने से आजाद कराने का वादा किया है और कोई इसका इंतजार कर रहा होगा। ये अलग बात है कि इंतजार करने वाला पराता नहीं बल्कि इंस्पेक्टर था, जिसे सिर्फ ये उम्मीद थी कि पराता का इनाम उसके हिस्से में भी आएगा। जबकि मिर्जा थाने आएगा तो वो खुद भी इसे मुबारकबाद देकर कहेगा, साहिब इनाम के हकदार तो हम भी हैं। लेकिन पराता लॉकअप के अंदर बेजार हो गया और सारी रात गुजारने के बाद दूसरे दिन वो सुबह बेजार था। उसने दरवाजे पर खड़े हुए संतरी से कहा, सुनो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मेरा दिल यहाँ से उकता गया है। संतरी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, बेटे मामू का घर समझकर आए थे क्या? जब दिल चाहे आओ और जब दिल चाहे चले जाओ। नहीं, अब मेरा दिल यहाँ नहीं लग रहा। जेल में लग जाएगा, वहाँ ज्यादा कैदी होते हैं और फिर मार भी अच्छी खासी पड़ती है। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही, मैं बस जाना चाहता हूँ यहाँ से। कहा ना, बाप का घर है क्या? मेरे बाप का घर नहीं ये, मगर मैं जाना चाहता हूँ। अबे चुप बैठ, जाना चाहता है, जाना चाहता है। दो डंडे पड़ेंगे तो टांगे बेकार हो जाएंगी। पराता बेबसी से उसे देखने लगा। संतरी उसे घूरता रहा। उतनी देर में एक और संतरी वहां पहुंचा। पहले संतरी ने दूसरे संतरी से कहा, सुनो भाई, इसकी बात सुनो। क्यों, क्या हो गया? ये यहाँ से जाना चाहते हैं तो ताला खोल दो। दूसरे संतरी ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा और दोनों हंसने लगे। पराता को आहिस्ता आहिस्ता गुस्सा आता जा रहा था। उसने एक बार फिर उन्हें मुखातिब किया, देखो मुझे जाने दो वरना नुकसान उठाओगे। ये लो, ये तो भाई कुल नायक बन गया। जाने दो वरना नुकसान उठाओगे, पहले संतरी ने कहा और पराता ने अचानक अपने दोनों हाथ ऊपर बुलंद किए। संतरी उसे देखता रहा। दूसरा संतरी भी खामोशी से देख रहा था, लेकिन उस वक्त उन दोनों की हैरत अरूज पर पहुंच गई
जब उन्होंने अचानक पराता के जिस्म को पतला होते देखा, उसके जिस्म से हल्का हल्का धुआं खारिज हुआ। उठे हुए दोनों हाथ अपना रंग बदलते जा रहे थे और फिर एक संतरी उछलकर दूसरे के ऊपर चढ़ा। उसने खौफजदा अंदाज में कहा, वो देख रहे हो सांप? अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? चौड़े फन वाला नाक उन्हें गूं रहा था। उसने अपना फन नीचे डाला और सुलाहों वाले दरवाजे की जानिब बढ़ने लगा। दोनों संतरी सर पर पांव रखकर भागे थे। पराता सलाहों से बाहर निकल आया। अब इतनी अकल तो आ रही थी कि उस पर किसी और सिम का रुख करे। उधर संतरी शोर मचा रहे थे, सांप सांप। इंचार्ज बाहर निकला। उसने उसीले अंदाज में दोनों संतरी को नचाते देखा और गुस्से से चीखा, क्या मुसीबत नाजिल हुई है तुम पर? दोनों ने जमीन पर पांव मारकर इंस्पेक्टर को सलूट करना चाहा, लेकिन बदहासी के आलम में उनके पांव एक दूसरे के पांव पर लगे और दोनों ही चीख पड़े, सांप। इंस्पेक्टर गुस्सीले अंदाज में उन्हें घूरने लगा, फिर आहिस्ता से आगे बढ़कर उनके करीब पहुंचा। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? नहीं साहिब। तो फिर क्या हरकत कर रहे हो? साहिब जी, लॉकअप में सांप। लॉकअप में सांप? आओ मेरे साथ, इंस्पेक्टर ने कहा और अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया। रिवॉल्वर निकालकर वो आगे बढ़ा, लॉकअप के सामने पहुंचा। कहाँ है सांप? सर जी, निकल गया। तो फिर तुम्हें क्यों मौत आ रही है? अरे ये कैदी कहाँ गया? वही तो सांप था साहिब जी। क्या मतलब? खुदा कसम कह रहा था कि अब उसका दिल उकता गया है, यहाँ से वो जाना चाहता है। हम उसका मजाक उड़ाने लगे। साहिब जी, अपनी आंखों से देखा हमने, कसम ले लो। आहिस्ता आहिस्ता करके वो सांप बन गया और फिर निकल गया यहाँ से। इंस्पेक्टर दोनों संतरी को घूरता रहा। उसने कहा, करीब आओ। संतरी करीब पहुंचे तो इंस्पेक्टर ने कहा, मुंह खोलो। तो दोनों संतरी ने अपने मुंह खोले। इंस्पेक्टर ने उनके मुंह को सूंघकर देखा और फिर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, लानत हो तुम पर, कभी दांत साफ नहीं करते। सांप का हमारे दांतों से क्या ताल्लुक? मैं सूंघ रहा था कि तुम शराब तो नहीं पिए हुए। लीजिए साहिब, हम जैसे गरीब लोग शराब पी सकते हैं। अब बक बक कर रहे हो। मैं पूछता हूँ वो कहाँ गया? साहिब जी, उसी की तो सारी बात है। तलाश करो गधो, जाओ उसे तलाश करो। और दोनों गधे पराता को तलाश के लिए भाग दौड़ करने लगे। लेकिन पराता अब उन्हें कहाँ मिलने वाला था? वो तो अब नए जहानों का सफर कर रहा था और अपनी अकल से काम ले रहा था। वो जानता था कि दोनों सिपाही पूरी कहानी सुना देंगे और उसके बाद वो कुछ होगा जो नाकाबिले यकीन होगा। चुनांचे वो उधर से उधर जाने के बजाय थाने की इमारत के उकबी हिस्से की जानिब चल पड़ा और फिर उसे टूटी हुई दीवार से बाहर निकलने का रास्ता नजर आ गया। वो खामोशी से बाहर निकल आया। उस वक्त शाम की हैसियत से ही आगे बढ़ना ज्यादा मुनासिब था। जगह भी इस काम के लिए बहुत बेहतर थी और उसे एक दरख्त की जड़ नजर आई। वो सीधा उसकी जानिब चला और कुछ लम्हों के बाद दरख्त की जड़ में पहुंचकर रुक गया। कुर्बो जवार में गाड़ियां चल रही थी, लोग इधर से उधर आ रहे थे। चुनांचे उसने दरख्त के ऊपर थोड़ा सा वक्त गुजारना मुनासिब समझा। उसका चमकदार लचकदार जिस्म दरख्त के तने पर ऊपर चढ़ने लगा। खासी घना दरख्त था, उसके पत्ते भी दूर दूर तक फैले हुए थे। पराता उस पर चढ़ता चला गया। सबसे ऊपर एक चौड़ी सी शाख पर उसने अपना मस्कन बनाया। उससे लिपटकर दम लेने लगा। निगाहें अभी तक थाने की इमारत पर उठी हुई थी और वो ये देख रहा था उधर से क्या कार्रवाई होती है। लेकिन उधर से कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। या तो सिपाही थाने की इमारत के अंदर ही अंदर चक्कर लगाते फिर रहे थे या फिर वो जानबूझकर बाहर नहीं आए। अलबत्ता ये बात पराता के इल्म में भी नहीं थी कि दो अफराद उसकी गहरी निगरानी कर रहे हैं। ये वही दादा पोता थे जिन्होंने बड़ी आस लगाकर ये रात थाने के सामने गुजारी थी और इंतजार करते रहे थे। बल्कि इस सिलसिले में दादा पोता आपस में बहस भी करते रहे थे। पोते ने कहा, दादाजी अब बस भी करो, बैठे बैठे कमर दुख गई है। पोते तो जानता है कुछ पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ती है। वो तो ठीक कह रहे हो दादू, पर कुछ पाने की उम्मीद भी हो। तेरा क्या ख्याल है कि क्या वो नाक नहीं था? मानता हूँ दादाजी 100% था, मगर एक बात बताओ। हाँ तुम पूछो। तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो थाने से निकल भागेगा? देखो बेटा, थाने में रहकर क्या वो तेरी दादी का इंतजार करेगा? अबे बेवकूफ, इच्छादारी है वो, और इच्छादारी कभी किसी के कब्जे में नहीं रहते। उनका संसार अलग होता है, उनकी दुनिया अलग होती है। वो काबू में आने वाले नहीं होते, समझा पागल? वो किसी के काबू में नहीं आते, इसलिए वो इच्छादारी होते हैं। पोता खामोशी से गर्दन हिलाने लगा था।